साल 2019 में जो राजस्थान के लोग थे, खासकर जयपुर शहर के, वो लोग सड़कों पे उतर गए थे। क्योंकि मामला एक मासूम से, एक 7 साल के मासूम से दरिंदगी का था। और दरिंदगी करने वाले दरिंदे ने इतनी जालिमता दिखाई थी, इतनी विभत्सना दिखाई थी कि दरिंदगी करने के बाद, गलत काम करने के बाद उस लड़की की, उस मासूम की जुबान काट ली थी, ताकि वो मासूम आगे जाके कुछ बोल ना सके। तो जब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता है और लोग सड़कों पे उतरते हैं और धरना प्रदर्शन वगैरह करने लगते हैं, तो सारा का सारा जो दबाव था, सारा का सारा जो प्रेशर था, वहां की पुलिस पे आके रुक जाता है। और लोगों को यही उम्मीद थी कि अब पुलिस जल्दी से उस अपराधी को पकड़े और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब सारा दबाव जब पुलिस पे था, तो पुलिस भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाती है, अपने तमाम हथकंडों को अपनाती है, और अपनाने के बाद उस दरिंदे को, उस क्रिमिनल को, उस अपराधी को पकड़ती है। और पकड़ने के बाद जब उस अपराधी से, उस आदमी से पूछताछ करती है, और पूछताछ बस एक दरिंदगी की, एक रेप के बारे में करती है, तो उसने ऐसी कुछ बातें बताई, ऐसी कुछ चीजें बताई, जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद पुलिस वालों के कानों के पर्दे, उन्हें ऐसा लगा कि ये सुनने से पहले हमारे कानों के पर्दे फट क्यों नहीं गए। दरअसल उस आदमी ने बताया कि उसने ऐसे 65 से ज्यादा मामलों को अंजाम दिया है। यानी कि उनके सामने, पुलिस के सामने जो आदमी बैठा था, वो एक सीरियल रेपिस्ट था, जिसने बच्चों के साथ, औरतों के साथ, यहाँ तक कि किन्नरों के साथ ऐसे गलत काम किए, ऐसे जघन्य अपराध किए। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी की वजह से, इस सच्ची घटना की वजह से पूरा जो राजस्थान शहर था, जयपुर शहर था, वो जलते जलते बचा। कहानी एक ऐसे दरिंदे की, एक ऐसे दुर्दांत अपराधी की, जिसने औरतों, बच्चों, यहाँ तक कि किन्नरों तक को नहीं छोड़ा। और अपना अपराध को अंजाम देने के बाद, अपने इस दरिंदगी को अंजाम देने के बाद, इस आदमी ने एक ऐसी बीमारी भी उन मासूमों को दे दी, जिसका इलाज हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है। दरअसल उस दरिंदे को, उस अपराधी को HIV एड्स था, और उसने जिसके साथ भी ऐसी दरिंदगी की, उन सभी को, उन सभी मासूमों को ये बीमारी पकड़ लेती है, और बाकी की जिंदगी उन मासूमों की, बेचारों की नरक बन गई। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस दरिंदे की कहानी के ऊपर, जो कि एक सीरियल रेपिस्ट था। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही अनुरोध है, वही निवेदन है कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो आप अपनी तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज का वो दे देते हैं। क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे एक गिलास ग्लूकोज के बराबर एनर्जी, एक गिलास ग्लूकोज के बराबर स्टेमिना देता है। तो आपसे यही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया, तो ये चीज़ें आप कर लीजिए। और मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया, तो कई बार मैं देख रहा हूँ कि बोलते हुए कुछ गलत उच्चारण हो रहा है, तो इसके लिए पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर कुछ हो जाए, कुछ गलत शब्द निकल जाए, तो मेरी गलती नहीं है एक तरह से। चूँकि मुंह में छाला हुआ है, तो जुबान जो है उस दांत पे, अगर उस जगह पे जाके बार बार अटक रही है, तो दर्द हो रहा है, तो उस वजह से कुछ शब्द मैं गलत बोल दे रहा हूँ। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो जब पुलिस इस अपराधी को, इस दरिंदे को पकड़ती है, और पकड़ के जब इस आदमी की, इस दरिंदे की कुंडली खंगालती है, तो कुंडली जो निकल के सामने आती हुई थी कि इस आदमी का नाम सिकंदर खान था। और इसने अपने कई नाम, जैसे आरिफ, साकिब, यहाँ तक इसने अपना एक नाम जीवाणु भी रखा था। अब जीवाणु वही जो किसी चीज में लगता है और उस चीज को खराब कर देता है, तो ऐसे ही एक जीवाणु था। और इसने अपना खुद का नाम जीवाणु इसलिए रखा था क्योंकि इसका मानना था कि समाज में लग चुका है, इस पूरे समाज को ये खराब कर देगा। तो इस जीवाणु के, इस सिकंदर का जो जन्म था, वो 1982 के आसपास हुआ। और 1982 में जब ये, इसका जन्म होता है, ये पैदा होता है, तो इसके कुछ समय बाद इसकी माँ का देहांत हो जाता है, इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। और इसका जो स्वभाव था बचपन से ही, आमतौर पे अगर बिन माँ का बच्चा है तो थोड़ा सा लाड प्यार उसका ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी बन जाए, वो गलत काम करने लगे। लेकिन इसका जो स्वभाव था, इसका जो नेचर था, वो शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। ये बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता। जब छोटा था तो कभी अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुरा लेता, कभी घर के अनाज को कहीं ले जाके बेच के अपना पॉकेट मनी थोड़ा सा बढ़ा लेता, उसमें इंक्रीज करता। कभी घर की कुछ चीजें चुरा के बेच लेता, कभी कुछ कहीं चोरी करता। कई बार तो ये कई ऐसी धार्मिक जगहों पे चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो इसका जो स्वभाव था, इसका जो नेचर था, इसकी वजह से इसके पिता काफी परेशान रहते थे, क्योंकि पत्नी की पहली मृत्यु हो चुकी थी। इकलौता एकमात्र सहारा यही लड़का था। लेकिन इस लड़के की इतनी ज्यादा शिकायतें, इस सिकंदर की इतनी ज्यादा करतूतें निकल के सामने आने लगी कि इसके पिता ने परेशान होके दूसरी शादी कर ली,
और जब ये 12 साल का हुआ, माफ कीजिएगा, जब ये 10 साल का हुआ तो इसे घर से निकाल दिया। अब घर से निकलने के बाद आमतौर पे अब तो इसके पास एक पिता का जो डर था वो भी खत्म हो गया। तो घर से निकलने के बाद जो सिकंदर था, जो जीवाणु था, वो चोरी चकारी इन सब चीज़ों में लग गया और बकायदा ये कई बार चोरी करता, चोरी करने के बाद जेल जाता। और ये 10 साल का ही था तभी से इसका जो आवागमन था वो जेल और पुलिस थानों में होता चला गया। तो इसका जो डर था जेल पुलिस इन सब चीज़ों का, ये डर तो इसका 10-11 साल का हुआ तभी ये डर निकल गया था। उसके बाद इसने अपना रुख स्मैक, गांजे और इन सब चीज़ों में किया। इन सब चीज़ों की तस्करी करता, इसको इधर से उधर करता। तो जब ये 12 साल का हुआ तो इसे एक स्मैक के केस में, एक ड्रग्स के केस में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। और जब इसे जेल भेजा गया उस केस में, इस ड्रग्स के मामले में, तो जेल में ये चूंकि 10 से 12 साल का ही था, लेकिन इसके जो अपराध थे वो काफ़ी सीरियस थे। तो जेल में भेजने के बाद आमतौर पे बाल सुधार जो गृह होते हैं उसमें भी एक से एक, कहने को बच्चे होते हैं लेकिन एक से एक अपराधी होते हैं, एक से एक ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चा कहना उस बच्चे शब्द का अपमान होगा। जैसे निर्भया वाले मामले में एक बच्चा, एक लड़का इसलिए बच रहा था चूंकि वो माइनर था। इतना जघन्य अपराध करने वाला एक 17 से 18 साल का लड़का, अब चूंकि 17 से 16 साल का, अब उसकी उम्र 18 साल थी, नहीं तो उसे फांसी नहीं दी जा सकी। तो ऐसे ही ये जब बाल सुधार गृह में भेजा गया तो वहां पे जो इसके सीनियर थे, सीनियर कैदी, उन्होंने इसके साथ गलत काम किया, इसके साथ रेप किया, इससे अप्राकृतिक अननेचुरल रिलेशन बनाए, संबंध बनाए। और जब ये शांत हो जाता, उन चीज़ों को सह लेता, तो जो कैदी थे वो कहते थे चिल्लाओ तभी मैं तुमको छोड़ूंगा, चीखो। तो एक तरह से वो जो कैदी थे जब ये चीखता तो उन कैदियों को इसकी चीखें सुन के मजा आता। और यही बात, यही चीज इसके दिमाग में घर कर गई। और जो घटना इसके साथ घटी थी, इसने वहीं से ठान लिया कभी ये घटना मुझसे जो भी मिलेगा, मेरे साथ जो भी मेरे जाल में फंसेगा, ये घटना मैं उन सभी के साथ करूंगा। आमतौर पर अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कोई अपराध हुआ है, तो आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें किसी और के साथ ना हो। अगर आप कभी आग में जल जाते हैं, आपका हाथ जल जाता है, तो आपका प्रयास यही होता कि शायद इस आग से कोई और ना जले। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत, जो सिकंदर था, जो जीवाणु था, इसके दिमाग में बैठ गया था कि जो चीज मेरे साथ हुई है सेम चीज ऐसी मैं बाकी लोगों के साथ करूंगा और यही दर्द, यही तकलीफ मैं सबको दूंगा। इसके बाद ये जेल से निकल के बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने वही चोरी चकारी और ये सब चीजें, इन सब चीजों में लग गया। और जब इसे कोई छोटे बच्चे मिलते, खासकर अगर कोई लड़का होता, कोई महिला होती, कोई पुरुष होता, अगर जिनकी उम्र कम होती, उन्हें अपने पास बुलाता। इसके पास एक प्लास्टिक की राइफल थी, लेकिन आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें असली नकली का फर्क कहाँ पता। ये उसी राइफल से, उसी बंदूक से उस बच्चे को डराता, उसको अपने पास बुलाता, उसके साथ गलत काम करता और फिर अगर वो नहीं चीखते तो उनको मारता पीटता। कईयों को तो इसने हत्या भी कर दी और कईयों को उसने गलत काम करने के बाद छोड़ दिया। ऐसे ही ये करता जाता है, इसके खिलाफ मामले दर्ज होते जाते हैं और इसे कई बार जेल भेजा गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत, कोई पुख्ता सुराग ना मिलने की वजह से ये बार बार जेल से बाहर आ जाता। इसके बाद इसका जो अपराध का सिलसिला था, चोरी से निकल के ड्रग्स और इन सब चीजों में भी इसका अपराध का सिलसिला, इसके अपराध की फहरिस्त बढ़ने लगती है। और जब साल 2004 आता है तो इसने ठीक अपने उसी पुराने अंदाज में एक बच्चे को उसी प्लास्टिक की राइफल के दम पे उठाया, उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद गलत काम करने के बाद जब वो बच्चा नहीं रो रहा था, नहीं चीख रहा था, तो उसे एक टंकी में, पानी की टंकी में बंद कर दिया, जिस वजह से डूबने की वजह से इस बच्चे की मौत हो गई। अब पहली बार ऐसा था कि एक गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती है और पुलिस मौके से उस बच्चे की लाश बरामद करती है और आसपास जो सबूत मिलते हैं, जो सुराग मिलते हैं, उसका सीधा जो शक का सुई था, शक की सुई थी, उस बिना पर, उस वजह से, उस शक की सुई की वजह से इसे सिकंदर को उर्फ जीवाणु को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसके साथ इसका एक दोस्त था जिसका नाम रफीक था। दोनों साथ में ही चोरी करते थे, दोनों साथ में ये सारे गलत काम करते थे। रेप में तो वो नहीं शामिल था, लेकिन ये ड्रग्स और इन सब चीजों में इसका एक दोस्त जो रफीक था वो भी शामिल था। और इसने अपना नाम जीवाणु रखा था, तो रफीक ने अपना नाम कीताणु रखा था। यानी कीताणु और जीवाणु, इन दोनों की दोस्ती थी। अब समझ सकते हैं कि ये लोग किस बुद्धि के आदमी थे, किस मानसिकता के आदमी थे। और जब 2004 में इसे गिरफ्तार किया जाता है और सारे मामले इसके खिलाफ सिद्ध हो जाते हैं, इसे जेल भेज दिया जाता है उम्र कैद की सजा पे। लेकिन वहां से ये जमानत करा के कुछ सालों बाद बाहर आ जाता है।
अब यहाँ से भी हमारे जो पुलिस पुलिस प्रशासन है, हमारी जो ऐसी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे भी एक प्रकार से उंगली उठती है कि एक आदमी जिसे एक माइनर एक बच्चे के साथ ऐसे अप्राकृतिक संबंध बनाने में फिर मर्डर के जुर्म में जेल भेजा गया। रेप प्लस मर्डर का मामला 376 प्लस 302, इस मामले में जेल भेजा गया और जेल भेजने के बाद वो जमानत करा के बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद ये फिर से 2004 से 2019 तक सेम ऐसे काम, सेम ऐसी घटना करता रहता है। उसके बाद उसी जगह पे एक इलाका था शास्त्री नगर, एक थाना क्षेत्र लगता है राजस्थानपुर के जयपुर में, एक थाना क्षेत्र है शास्त्री नगर। जब 22 जून को एक लड़की, एक 7 से 8 साल की लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। अब गायब होने के बाद घर वाले बहुत बेचैन होते हैं, उसे खोजते हैं कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। आमतौर पर बच्ची बहुत सीधी थी, कहीं जाती नहीं थी, तो उसे चारों तरफ खोजा जाता है। घंटों बीत जाते हैं, बच्ची नहीं आती, उसका कुछ पता नहीं चलता। तो खोजते खोजते वो लोग गांव से थोड़ा बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद देखते हैं कि वो बच्ची खून से एकदम लथपथ, खून से एकदम भीगी हुई वहीं खड़ी थी, टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लड़की एकदम दर्द से तड़प रही थी। अब इतना देखने के बाद उस बच्ची के जो माता पिता थे, गार्जियन थे, भाई बहन थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस फूल सी बच्ची के साथ ये किसने कर दिया, ऐसी दरिंदगी किसने कर दी। उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और उस बच्ची का जो मुंह था पूरा खून से भरा हुआ था। और जब उस बच्ची के मुंह को खोला गया तो पाया गया कि इस बच्ची की जो जुबान थी वो किसी ने आधे पर से काट ली है, यानी कि जुबान को काट के अलग कर दिया गया है। मतलब एक दरिंदा, एक ऐसा दरिंदा जिसने इस बच्ची के साथ गलत काम किया और गलत काम करने के बाद इस बच्ची की जुबान काट दी ताकि किसी को कुछ बता ना पाए। अब घर वाले जब इतना देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको समझ नहीं आता कि उसकी फूल सी बच्ची के साथ ये किसने कर दिया। वो सीधा सीधा पुलिस थाने में भाग के जाते हैं और FIR करते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। और किसी ने उसी में से इस घटना का वीडियो बना के, जो पूरा मामला चल रहा था रिपोर्टिंग का, इन सब चीज़ों का, सोशल मीडिया का जमाना था, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि एक राजस्थान के जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक 7 साल की मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसा अपराध हुआ है। और उस समय जो निर्भया का मामला था वो भी एकदम तूल पकड़े हुए था। तो जब निर्भया के बाद ये मामला सामने आता है तो एक तरह से इस मामले ने आग में घी का काम किया। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे, चारों तरफ एक तरह से दंगा भड़कते भड़कते रह गया। पुलिस वालों को और शासन प्रशासन को मजबूरी में लगभग 15 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। अब पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और इस मामले की जांच अपने तरीके से कर रहे थे। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब जैसे इस मामले को कुछ दिन बीतते हैं तभी पता चलता है कि एक बच्ची और लगभग 7 साल जिसकी उम्र थी वो भी अपने घर से गायब होती है। कुछ टाइम बाद वो घर पे लौट आती है, लेकिन उसके साथ भी उसी तरह की दरिंदगी, उसी तरह का गंदा काम किया गया था। अब पुलिस वालों के मुंह पे एक तरह से एक तमाचा था, एक थप्पड़ था कि एक तरफ इतनी ज़्यादा वायलेंस मची हुई, एक तरफ से इतनी ज़्यादा बवाल मचा हुआ, चारों तरफ धरना हो रहा है, चारों तरफ लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, इस घटना को लेकर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन ठीक 3 से 4 दिन के अंदर एक बच्ची और गायब हो जा रही है। अब इतना होने के बाद जो पुलिस, पूरा मीडिया था, वो पुलिस वालों को घेर लेता है, उनको तरह तरह की खरी खोटी बातें सुनाने लगता है, उनके ऊपर ढेरों इल्जाम लगाता है। कोई कहता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। और ये मामला धीरे धीरे राजस्थान की जो सरकार थी, राजस्थान की जो गवर्नमेंट थी, उसकी नींव को हिला रहा था। और एक समय ऐसा लगा कि अब शायद राजस्थान की जो सरकार है वो कहीं गिर न जाए, या फिर आने वाले चुनाव में कभी राजस्थान की सरकार दोबारा सत्ता में न आ सके। तो इस वजह से जो गृह मंत्री थे उन्होंने सीधा सीधा कमिश्नर को इस मामले में संज्ञान लेने को कहा और कहा कि इस कातिल को, इस सीरियल रेपिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो उस समय के जो कमिश्नर थे आनंद श्रीवास्तव, उन्होंने 20 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई और उन 20 ऑफिसर्स के अंडर लगभग 500 छोटे मोटे पुलिस वालों को दे दिया और कहा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और इस मामले को, इस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और तब तक इंटरनेट, ये सब सारी सेवाएं बंद रहेंगी, शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा, धारा 144 लगी रहेगी। यानी आप यहाँ से इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वायलेंस फैल रहा था इस घटना की वजह से। उसके बाद जब सारे अफसर, 20 जो हेड अफसर थे और जो 500 अफसर और थे, और सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते और आनंद श्रीवास्तव वो जब मीटिंग ले रहे थे तो एक आदमी जिसका नाम दिनेश था, एक हेड कांस्टेबल था, वो कुछ कहने की, कुछ बताने की कोशिश करता है और अपना हाथ खड़ा करता है। तो जो कमिश्नर साहब थे आनंद श्रीवास्तव, वो कहते हैं कि क्या कहना चाह रहे हो, बताओ।
कौन कोई बात है क्या, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ हिंट देना चाह रहे हो क्या? तो जो दिनेश था वो इस 2004 में घटी घटना जो एक बच्चे के साथ हुआ था, जो पानी की टंकी में बच्चे की लाश मिली थी, इस घटना के बारे में बताता और कहता है कि ठीक ऐसे ही एक आदमी ने, जिसका नाम सिकंदर था, उसने ठीक ऐसे ही एक अपराध किया और ऐसे ही एक बच्चे को डराया धमकाया और सारी चीजें एक सेम मैचिंग ऐसी हुई 2004 की घटना में। तो उस आनंद कुमार के स्केच को आनंद श्रीवास्तव थे, वो सिकंदर के उस स्केच को जो कि पुलिस रिकॉर्ड में था, जो फोटोज रिकॉर्ड में थी, वो आनंद फानंद उसको कब्जे में लेते हैं। और इधर एक सीसीटीवी फोटोज भी किस्मत थी कि सामने आ जाता है, जिसमें वो आदमी उस बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दे देता है। तो उन दोनों फोटोज को मैच किया जाता है, दोनों फोटो एक थी। तो पता चलता है कि हाँ, इस बच्ची के साथ जिसने गलत काम किया और इस दूसरी वाली बच्ची के साथ भी जिसने गलत काम किया, वो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर कुमार जीवाणु है। अब पुलिस वाले उस सिकंदर कुमार जीवाणु को पकड़ने के लिए उसके घर पे दबिश डालते हैं। तो दबिश के डालने के बाद उन्हें वहां से एक प्लास्टिक की राइफल मिलती है, जिसे देखकर एक बार हंसी भी आती है कि एक राइफल के दम पे एक आदमी ने इतना जघन्य अपराध किया। अब वो जो बच्ची थी जिसकी जुबान उसने नहीं काटी थी, दूसरी बच्ची, उसने उस राइफल को पहचान लिया और बताया कि हाँ, इसी राइफल के दम पे और इसी आदमी ने, जब उसको स्केच दिखाया जाता, फोटो दिखाया जाता है, तो इसी आदमी ने मेरे साथ गलत काम किया, इसी आदमी ने मुझे उठाया था। तो अब पुलिस वाले दिनों रात इस सिकंदर उप जीवाणु को पकड़ने में लग जाते हैं। अच्छा, जब घर पे दबिश डालते तो वहां पे उसे एक अपराधी की एक डायरी मिलती है, उस अपराधी की एक डायरी मिलती है जीवाणु की, जिसके पहले पेज पे तो बकायदे बहुत प्यारे प्यारे फूल भरे शब्द में कुछ शायरीज लिखी गई थी, जिसपे तुम्हारी शबनम, मेरी पत्नी शबनम, ये सब सारी चीजें लिखी गई थी। लेकिन उसी के नीचे लिखा गया था, जो लिखा गया था ये था कि मौत का सौदागर, मौत का देवता सिकंदर उर्फ जीवाणु। यानी कि उसी प्यार भरे शब्दों के नीचे एक ऐसे बहसी दरिंदे की भी बात लिखी हुई थी। और जब उस डायरी को पलटा जाता तो उसमें कई सारी ऐसे फोटोग्राफ्स थी जो मानवता को झकझोरने वाली थी, इंसानियत को कचोटने वाली थी। दरअसल उन फोटोग्राफ्स में कई बच्चे, कई लड़कियां ऐसे चीखती हुई नजर आती हैं। अब इतना देखने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि किस तरह का अपराधी है जिसे बच्चों को टॉर्चर करने में, बच्चों को तकलीफ देने में मजा आती है। अब फिलहाल इस जीवाणु को खोजने के लिए पुलिस अपनी मुहिम तेज करती है। इधर जयपुर में जो लोगों की आक्रोश था, लोगों का गुस्सा था, वो भी बढ़ता जाता है। तो कहीं से खबर मिलती है। अच्छा, इधर जब माफ कीजिएगा, जब सिकंदर को इसकी फोटोज चारों तरफ वायरल की जाती है, इसकी पोस्टर को इधर उधर लगा दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो, तो ये देख लेता है कि इसकी फोटो जो है ये वायरल हो रही है। तो ये वहां से एक नाई की छड़ी, एक जगह है, छड़ी या फिर ऐसे कुछ, माफ कीजिएगा मैं नाम भूल रहा हूँ, नाई की छड़ी, ऐसी एक जगह है, वहां पे जाके छुप जाता है। लेकिन जहां छुपता है वहीं के एक आदमी से इसका झगड़ा होता है और बाद में ये उसे भी गोली मार के उसके 20,000 रुपए लूट के कोटा की तरफ भाग जाता है। और इधर पुलिस को इनके मुखबिरों से खबर मिलती है कि जो आदमी है, जो दरिंदा है, वो कोटा में एक चाय वाले के पास छिपा हुआ है और इसी चाय वाले के पास अक्सर आता है, बैठता है, मिलता है। तो पुलिस वाले जो लगभग 30 की तादाद में अलग अलग कपड़ों में, कोई सब्जी वाला बनता है, कोई चाय वाला बनता है, कोई दूध वाला बनता है, कोई कस्टमर बनता है, कोई भीख मांगने वाला बनता है, ये सारे लोग जाके कोटा पहुंचते हैं। और कोटा पहुंचने के बाद ऐसे भेष बदल बदल के उस चाय की दुकान के पास अपनी जो नजर थी वो गड़ाए रहते हैं और वहां पे बैठे रहते हैं। अब पुलिस वालों को बस इंतजार था तो जीवाणु के आने का, और जिस चीज का इंतजार था वो चीज हो जाती, जीवाणु आ जाता है। जैसे जीवाणु चाय की पहली चुस्की लेता है, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, दौड़ा के पकड़ते हैं और पकड़ के अपने साथ लेके जाते हैं। और साथ ले जाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वालों को यकीन था कि ये इस बच्ची का जिसकी इसने जुबान काटी और दूसरी बच्ची जिसका इसने अपहरण किया, इसके साथ गलत काम किया और छोड़ दिया, इन दोनों मामलों के कबूलेगा। लेकिन जब इसकी मारपीट की जाती है, सिर्फ सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो इसने जो बातें बताई वो बेहद चौंकाने वाली और पूरी मानवता, पूरी इंसानियत को झकझोरने वाली थी। इसने इन दोनों मामलों के अलावा लगभग 40 मामलों को एक्सेप्ट किया, 40 मामलों को स्वीकार किया। और कुछ लोगों का तो मानना है कि ये जो आंकड़ा है ये 65 के पार गया था। कई ऐसे मामले थे जिसमें सुराग सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन ये जो मामला था 65 के पार गया। अब जब ये 40 मामलों को कबूलता है, 40 मामलों को एक्सेप्ट करता है, तो पुलिस वालों को
अपनी आंखों पे अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है कि उनके सामने एक सीरियल रेपिस्ट बैठा है जिसने 60 से ज़्यादा रेप किए, 40 से ज़्यादा रेप किए। अब पुलिस वालों को और कुछ चाहिए न था, सारे सबूत सारे कन्फेशन इसने दे दिए थे। तो पुलिस सीधा सीधा अदालत का रुख करती है और अदालत भी ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसे आजीवन कारावास की सजा दे देती है। हालांकि सरकार ने बीच में दखलंदाजी की थी कि इसे फांसी दी जाए, लेकिन वो सजा अभी तक हो नहीं पाई और इसे आजीवन कारावास की सजा होती। लेकिन इसकी कहानी अब इस कारावास से भी शुरू होती है। जब इसे वहां पे बंद किया जाता है, इसके कारावास का मतलब ये होता है कि लोग अपने गलती की सुधार करें, अपने गलती की सजा पाएं, उसमें पछतावा करें। लेकिन जब इसे जेल भेजा जाता है तो पछतावा करने की बजाय ये वहां पे भी कई कैदियों के साथ ऐसे काम करता है, ऐसे जघन्य अपराध करता है। और अपराध करने के बाद जब उनमें से कुछ कैदियों की जो तबीयत थी, स्वास्थ्य था, वो निरंतर गिरता गया, बिगड़ता गया, और उन कैदियों की जब जांच की गई तो उन कैदियों को HIV पॉजिटिव पाया गया। अब जब लगभग एक जेल के 5 से 6 कैदी HIV पॉजिटिव हैं, तो जाहिर सी बात है मामला भी काफी तूल पकड़ेगा, कैसे 5 से 6 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। तो जब उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके साथ इस सिकंदर ने, उस जीवाणु ने गलत काम किया है। तो अब जीवाणु की जो मेडिकल टेस्ट की गई तो वहां पे जीवाणु भी HIV पॉजिटिव पाया गया। तो बाकी जितने बच्चे थे उनकी भी जब जांच की गई जिसके साथ इन्होंने गलत काम किया, तो बेचारे मासूम भी इस दरिंदे की वजह से, इस अपराधी की वजह से HIV पॉजिटिव हो गए और उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से खराब हो गई। क्योंकि HIV की जो दवा है वो हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं। तो एक ऐसा दरिंदा जिसने उन बच्चों के साथ वर्तमान में भी गलत काम करता है और ऐसी बीमारी दे के जाता है जिससे उनका पूरा भविष्य खराब हो गया। लगभग 60 से 65 लोग, जिसमें कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ औरतें और कुछ किन्नर तक शामिल है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन इस कहानी को ख़त्म करूँ इससे पहले आपसे वही अनुरोध है कि इस वीडियो में शायद कई बार मेरी जुबान फिसली, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, चूँकि मुंह में छाला हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है। बहुत मुश्किल से ही आज मैं कहानी आपको सुना पा रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए, मेरी वीडियो के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए, मुझसे बातें कीजिए। अमूमन जब से मैंने ये बातें आपको इंस्टाग्राम के बारे में अपने बताई हैं, अमूमन लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया और लगभग सभी से अच्छी खासी बात हो रही। 50 लोग कोई ना कुछ सुझाव देते हैं, कोई ना कोई सजेशन देते हैं। तो आपको भी कोई चीज़, कोई कहानी सुननी है या फिर किसी का नाम अपने मेरे वीडियो में बुलवाना है, किसी को बर्थडे विश करवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, या फिर किसी मामले से जुड़ी आप कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए हो, या फिर कई ऐसी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकता, यूट्यूब के नियम की वजह से। तो सारी चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ विद डिटेल। तो अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और बाकी आपसे फिर से वही अनुरोध, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।